कारण भी बताए। ठीक है, अब रोक दें। अब विशेष मुद्दा मृत्युदंड, और मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। इसी आधार पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि मृत्युदंड दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अमूमन दो तरह के उत्तर आते हैं कि दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, और एक तीसरा उत्तर आता है कि दिया जाना चाहिए लेकिन विशेष परिस्थिति में। चूंकि यह मृत्युदंड है तो सामान्य परिस्थिति में तो दिया नहीं जा सकता, इसलिए फिर से प्रश्न वहीं पर उठता है कि मृत्युदंड दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर तर्क वितर्क है, पक्ष विपक्ष है, और आपसे प्रारंभ में इसलिए पूछा जाता है कि अब तक आपने अनुच्छेद 21 पढ़ लिया है, तो आपसे आपकी भावना नहीं पूछी जा रही थी। आप अपने पठन पाठन के तर्क के आधार पर उत्तर दें, इसलिए पूछा जा रहा था। हमने पहले ही कहा कि पढ़ाई में क्लास के भीतर हमारी भावनाओं का कोई मतलब नहीं। हमें संविधान के प्रावधानों के अनुसार जितना हमारी समझ है, जितनी हमारी समझ हो, उस आधार पर हमें उत्तर देना हो। अनुच्छेद 21 में ही लिखा हुआ है जीवन की स्वतंत्रता के बारे में, और मृत्युदंड का संबंध उसी से। यह भी हमने पढ़ लिया, अनुच्छेद 19 के साथ इसका अध्ययन होगा, है ना। और अनुच्छेद 19(2) में युक्ति युक्त निर्बंधन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मृत्युदंड दिया जाता है तो संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा, क्योंकि अनुच्छेद 19(2) में निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो जीवन पर भी निर्बंधन हो सकता है कानून बनाकर, लेकिन जो भी कानून बनेगा उसकी युक्ति युक्तता जांची जाएगी। कानून यदि सही है, वह 19(2) के अनुरूप है, तो मृत्युदंड दी जा सकती है ना। यह तो संविधान की बात है। लेकिन एक और दूसरा प्रश्न इसमें यह है कि 180 से ज्यादा देश मृत्युदंड का न सिर्फ विरोध कर चुके हैं बल्कि उसे समाप्त कर दिए, और भारत के विधि आयोग ने भी मृत्युदंड को समाप्त करने का सुझाव दिया। नहीं रहे मृत्युदंड, लेकिन हमारे देश में मृत्युदंड है। और हमारे देश में नहीं, हमारे अगल बगल जितने भी देश हैं, इन सभी देशों में मृत्युदंड है। भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब मृत्युदंड बहुल देश हैं। और ब्रिटेन के नेतृत्व में 180 से ज्यादा देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया, क्योंकि यह मानवता विरोधी है, ऐसा कहा जाता है। यह मानवता विरोधी है। तब मैंने आपसे पूछा था कि मृत्युदंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बच्चे ने कहा कि विशेष परिस्थिति में। आप ही ने कहा था ना, विशेष कौन सी परिस्थिति है?
क्या दिया जाए? हाँ, आप उनको कुछ बता रहे हैं, हमको भी बताइए। किसका? सबनम। हाँ, मालूम है। हाँ, बताएं कैसे दी जाती है? देखिए, फांसी कैसे दी जाती है मेरा इसका अनुभव नहीं है कि कैसे दी जाती है। रही बात कि कोई गर्भावस्था में है, तो निर्णय किसको लेना है बेटा? राष्ट्रपति को। ठीक है ना? ऐसा नहीं लिखवाया कि राष्ट्रपति क्षमा कर देंगे, ऐसा लिखवाया क्या? नहीं। यह निर्णय किसको लेना है? राष्ट्रपति को। तो क्षमा करें या ना करें उनके ऊपर निर्भर, करने दो। तो इसका उत्तर दो तरीके से लिया जाता है, और वह दो तरीका है। पहला, कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता हो और उस अपराध के कारण मृत्यु दंड से कम दंड दिया जाना अन्याय हो और सामाजिक हित को खतरा हो, न सिर्फ यह अन्याय हो बल्कि सामाजिक हित को खतरा हो, तो अनिवार्य तौर पर मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तर्क यह दिया जाता है कि न्यायपालिका का गठन पीड़ित व्यक्ति के लिए पहले होता है। न्यायपालिका अपराधी को न्याय देने के बजाय जो पीड़ित है उसको न्याय देने की प्राथमिक जिम्मेदारी रखती। तो जो व्यक्ति अपराध करता है उसे अपराध के अनुपात में दंड मिलना चाहिए, और यदि कोई ऐसा अपराध हुआ जिसमें इससे कम दंड देना अन्याय है या वह समाज के लिए खतरा है, तो व्यापक हित में उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अब इससे क्या पता चला? अनुच्छेद 21 मैंने आपके साथ चर्चा की थी तो कहा होगा कि मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, लेकिन समाज हित में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो अभी जो वाक्य आपके सामने रखा उसमें क्या था? समाज हित। तो अपराध की प्रकृति, अपराध की मात्रा और समाज हित को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए, यह सैद्धांतिक बात है। और दूसरा सिद्धांत इसके विपक्ष में लाया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, वह संभवतः जघन्य अपराध होगा, लेकिन उसे सुधरने का अवसर मिलना चाहिए, पुनर्सुधार का अवसर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ बदला नहीं लिया जा सकता कि उसने किसी की हत्या की, उसकी भी हत्या कर दो। यहां तर्क क्या दिया जाता है कि अगर जीवन देने का अधिकार नहीं है तो लेने का नहीं, यह तर्क दिया जाता है। तो उत्तम यह होगा, जो इसका विरोध करते हैं पहले वाले का, वो कहते उत्तम यह होगा कि जिसने अपराध किया उसको पुनर्सुधार, इसको अंग्रेजी में रिफॉर्मेटिव स्कूल कहते हैं, यानी जो सुधार पर ध्यान देते हो। गलती हुई, सुधार की जाए, वह चाहे जेल में सुधार हो, समाज में सुधार, जैसे भी सुधार, उसके अपराधी प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए। जन्म से ही कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता,
किन्हीं परिस्थितियों में उसने अपराध किया, तो उसके अपराध को करने का जो मूल कारण है, उसकी मानसिकता, उसको समाप्त किया जाए, ये तर्क दिया जाता है। अब इन दोनों मूल तर्कों के अलावा भी अपने अपने तर्क हैं। जैसे जो लोग मृत्युदंड का समर्थन करते हैं, वे कहते हैं कि मृत्युदंड दिया जाना इसलिए आवश्यक है कि बाकियों में डर भय उत्पन्न होगा, है ना, कि किसी को मृत्युदंड मिला तो वह वैसा काम नहीं करेगा। एक सामान्य मनोविज्ञान के आधार पर सोचें कि अपराध करते वक्त कोई व्यक्ति अपराध की सजा ध्यान में रखता है कि मैं इतना करूंगा तो इतना मिलेगा? नहीं। अगर अपराध करने के कारण मृत्युदंड दिया गया और मृत्युदंड से यह उम्मीद की गई कि लोग डर जाएंगे, तो एक आतंकवादी को फांसी पे चढ़ाने के बाद कोई आतंकवादी नहीं होता, एक बलात्कारी को फांसी पे चढ़ाने के बाद कोई बलात्कारी नहीं होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है। धनंजय नाम के व्यक्ति को बलात्कार के कारण फांसी दी गई, उसके बाद प्रतिवर्ष हो रहा है, फांसी भी सजा दी जाती है, कोई अंतर नहीं होता। निर्भया के केस में देखा फांसी की सजा हुई, तो क्या बलात्कार हो गया? नहीं, ऐसा नहीं। अभी आपने देखा कोई तथाकथित पुजारी या संत महात्मा, कौन है जो साधु है, जिस धर्म का भी हो मुझे नहीं मालूम, वह भाग गया था, फिर उसको पकड़ा गया 2-3 दिन पहले। अब ऐसे लोगों का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये अपराधी हैं, इससे धर्म को जोड़ना उचित नहीं रहेगा। तो वह व्यक्ति अपराध किया। मेरा मूल मकसद है इस दिशा में ध्यान आकृष्ट करने का कि उसने अपराध किया, उसके पहले भी अपराध हुए, हाथरस में हुआ, कठुआ में हुआ, हैदराबाद में हुआ, अलग अलग जगहों पे होता रहा। तो इससे भय तो नहीं बना, भय उत्पन्न नहीं हुआ, अपराध चल रहा है, हो रहा है। तो मृत्युदंड देने का फायदा क्या हुआ? यह तर्क था कि इससे अपराध कम हो जाएगा, लेकिन वह अपराध तो कम हुआ नहीं, वह अपराध बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी चीज कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देते हैं तो न्यायपालिका में बहस के आधार पर देते हैं, और बहस के आधार पर अगर गलत तरीके से कोई साक्ष्य रख दिया गया या न्यायाधीश की नजर में वह गलत तरीके से पेश हो गया, तो निर्णय गलत भी हो सकता है। और यदि निर्णय गलत हुआ, मृत्युदंड की सजा दे दी गई, तो उसे वापस तो नहीं किया जा सकता। कैसे करेंगे? किसी की मृत्यु हो गई, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया गया, उसके बाद पता चला कि यह तो गलत हुआ, तो वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। यह तो और बड़ा अन्याय हो। तो ऐसी स्थिति में मृत्युदंड क्यों दिया जाए? मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायपालिका से गलती हो सकती है, और भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में या सभी देशों के आंकड़े लिए जाएं तो मृत्युदंड दिए जाने वाले देशों में अपराध की मात्रा कम हुई हो, ऐसा आंकड़ों से सिद्ध नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर वे लोग जो मृत्युदंड का विरोध करते हैं, वह कहते हैं कि मृत्युदंड सिर्फ बदले की भावना है, कि उसने यह अपराध किया, उस अपराध की उसको इतनी सजा मिलनी चाहिए। अब आप लोग सुनते होंगे कि मृत्युदंड उसको मिलना चाहिए जिससे मेरी आत्मा संतुष्ट होगी। ये समझने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी आत्मा संतुष्ट होगी तभी जाकर मुझे चैन मिले। यानी स्वयं की संतुष्टि है। अब इसको जो विचारक हैं वो क्या कहते हैं कि यह शुद्ध रूप से बदले की भावना है, और जब बदले की भावना होती है तो व्यक्ति
मानवीय तत्वों को छोड़कर पाशविकता की ओर चला जाता है। ठीक है ना, ये वे कह रहे हैं जो मृत्युदंड का विरोध करते हैं। पाशविकता की ओर चला जाता है, क्रूरता की ओर चला जाता है। और जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसी तरह का दूसरे तरीके को अपना करके एक और अपराध किया जाता है, उसकी हत्या। अब एक अपराधी की हत्या हुई किसके माध्यम से? मृत्युदंड के माध्यम से। लेकिन सजा उसके परिवार को भी प्राप्त हुई, उसके परिवार के लोगों को भी सजा मिली, तो इसलिए मृत्युदंड न दिया जाए, यह उनका तर्क होता है। अब इन दोनों तर्कों के साथ हमें यह बताना है कि मृत्युदंड भारत में उचित है या नहीं। हाँ, उचित है। अच्छा, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, निर्णय आ गया। क्यों? चलिए ठीक है। अब देखो, एक तो यह कि न्यायिक मुद्दों की मैं चर्चा कर रहा हूं और हमने पक्ष और विपक्ष दो बातें आपके सामने रखी और लगातार एक वाक्य इस्तेमाल करता रहा कि यह उनका विचार है। आपके मित्र का विचार भी एक पक्षीय विचार है, लेकिन इन्होंने निष्कर्ष के रूप में निर्णय लिया कि देना चाहिए, जबकि इनका विचार एक तरफा विचार है, यहां पर है। और पहले भी पढ़ चुके हम लोग, जब तक निष्कर्ष ना हो तब तक अंतिम वाक्य नहीं बोलना चाहिए। लेकिन खैर, इन्होंने कहा इनकी नजर में मृत्युदंड मिलना चाहिए। इन्होंने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं, जो लोग विरोध करते हैं उनका भी नहीं, जो लोग समर्थन करते हैं उनका भी नहीं। हमें देखना है कि न्यायपालिका और संविधान क्या कहता है। अब ये जो समाज में बहस चल रही है कि मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए, आपके मित्र ने कहा कि मिलना चाहिए क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि वह सुधर जाए तो ऐसा अपराध ना करे, और फिर मनोबल बढ़ेगा कि अपराध करते हैं, बाद में हमें सुधार गृह में डाल दिया जाएगा और हम सुधर जाएंगे। ठीक है ना, यह भी तर्क दिया जा सकता है कि उसका तो सुधार हो जाएगा, लेकिन जिसके घर के लोगों की मृत्यु हो गई वह कहां से आएगा। तर्क हैं। उन सभी तर्कों को ध्यान में रखते हुए हमें भारतीय कानून और संविधान को समझना पड़े। ठीक है ना, और भारतीय कानून और संविधान को समझने में आईपीसी की धाराएं काम आएंगी। अब ध्यान से सुनिए न्यायपालिका क्या कहती है, फिर मैं उसको लिखवाऊंगा। न्यायपालिका ने कहा कि हर मुद्दे पर किसी को फांसी की सजा नहीं हो सकती। ठीक है ना, यहां पर बच्चन सिंह और मच्छी सिंह का एक केस है, एक नहीं दो केस। लिखवाने में यह सब होगा। उन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रेयरेस्ट अमंग रेयर, यानी कि अत्यंत विरला में भी विरला, ठीक है ना, जो असाधारण प्रकृति का है कोई मामला, तभी उस पर मृत्युदंड की सजा हो सकती। अब यह असाधारण परिस्थिति क्या हो सकती, किस आधार पे हो सकती, यह भी समझना है। तो न्यायपालिका ने कहा कि इसकी जांच हम कर सकते। कैसे? अपराध की प्रकृति कैसी है, अपराध किस तरीके से किया गया है, अपराध किसके विरुद्ध किया गया है, अपराध किस मकसद से किया गया है,
इन चीजों को देखा जाएगा। जैसे अपराध एक अबोध बच्चे का किया गया जो सोया हुआ है, जो बोल नहीं सकता, उस बच्चे के साथ अपराध किया गया जो अपनी रक्षा में कुछ नहीं कर सकता। किसी महिला के साथ किया गया। केवल बलात्कार पे मृत्युदंड नहीं होता, लेकिन अमानवीय और क्रूर तरीके से, न्यायपालिका के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अमानवीय और क्रूर तरीके से बलात्कार हुआ और पीड़िता की हत्या की गई, तब वह विरला केस हो सकता है। जाति धर्म सूचक मुद्दों को ध्यान में रख के अगर किसी की हत्या की जा रही हो, अनुसूचित जाति का है, अमुक धर्म का है, समाज में रहने का कोई जगह नहीं है, इस तरह से, जैसे सुन रहे होंगे कि कुछ अनुसूचित जाति के लोग किसी जानवर को ले जा रहे हो, पकड़ लिया, उसकी हत्या कर दी कि यह तो गलत काम करने वाले लोग हैं, इनकी जाति ऐसी है, उसकी मृत्यु, उसकी हत्या कर। अगर इस तरह से हत्या की गई हो, यहां तक कि न्यायपालिका ने कहा कि अगर किसी की हत्या की गई है तो वह जो हथियार है उसके धार का भी मूल्यांकन होगा कि वह किस तरीके से हत्या की। अब एक उदाहरण दे रहा हूं, जो धनंजय मैंने कहा था, धनंजय ने बलात्कार किया, उतना ही नहीं था, बलात्कार करके एक बहुत बड़े पत्थर से चेहरे को समाप्त कर दिया। तो यह केवल एक अपराध नहीं हुआ, यह कौन सा अपराध हो गया? इसको रेयरेस्ट अमंग रेयर कहते। तो न्यायपालिका ने यह निर्धारित किया है कि रेयरेस्ट अमंग रेयर क्या होगा। उन परिस्थितियों को देखा जाएगा और परिस्थितियां हम नहीं देखेंगे। न्यायपालिका समाज की भावना के आधार पर निर्णय नहीं दे सकती, अन्यथा निर्भया केस में तो इतना दिन मुकदमा चलने की जरूरत ही नहीं थी, सभी बोल रहे थे दे दो, तब तो कल और भी किसी को बोलेंगे दे दो। तो न्यायपालिका लोगों के आधार पर तो किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकती। तो न्यायपालिका ने कहा कि जो रेयरेस्ट अमंग रेयर है उसका भी एक तरीका है ज्ञात करने का, और उसकी जांच पड़ताल हमें करनी पड़ेगी, यह सिद्ध करना पड़ेगा कि यह रेयरेस्ट अमंग रेयर है। और इसी में एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, समझने में संभवतः सहायक हो, कि एक तंदूर कांड हुआ था। तंदूर कांड दिल्ली में ही हुआ था। तंदूर कांड संबंधित है एक राजनेता से, और उन्होंने, तंदूर जानते हैं ना, रोटी बनाने वाला, तंदूर में अपनी पत्नी को बेक कर दिया था, यानी भून दिया था जीवित। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को यह रेयरेस्ट अमंग रेयर नहीं लगा। आपका चेहरा देखने से तो मुझे जो लग रहा है वह सर्वोच्च न्यायालय को नहीं लगा, और सर्वोच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया, मृत्युदंड नहीं। यह उदाहरण मैंने इसलिए आपके सामने रखा कि सर्वोच्च न्यायालय निर्णय कर रहा है कि रेयरेस्ट अमंग रेयर क्या है, और उसने इसको रेयरेस्ट नहीं माना। आप मानते हो, लेकिन उसने नहीं माना। उसका आधार क्या है वो जाने। तो एक रेयरेस्ट अमंग रेयर का आधार है कि किस आधार पर यह काम हुआ है, किन परिस्थितियों में यह काम हुआ है, ठीक है ना। इरादतन है या गैर इरादतन है। आपको मालूम होगा पंजाब के एक
बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने का भी सपना रखते थे, कभी भूतकाल में क्रिकेट खेलते थे। तो गैर इरादतन हत्या के केस में लंबे समय से मुकदमा चल रहा है, ठीक है ना। इरादा नहीं था लेकिन मृत्यु हुई किसी की। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद न्यायपालिका निर्णय लेती है, ठीक। इसके बाद न्यायपालिका ने अलग अलग मुकदमों में 3-4 बातें और सिद्ध की हैं, उनको बताकर फिर लिखवाऊंगा और ब्रेक भी दूंगा। एक ही बताता हूं, केहर सिंह बनाम भारत संघ। इसमें तथ्यों को समझिएगा, कहानी नहीं है ये। केहर सिंह बनाम भारत संघ। केहर सिंह कौन है? इंदिरा गांधी के 3 हत्यारों में से एक हत्यारा, केहर सिंह बनाम भारत संघ। और इस केस में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा, ठीक है ना, इन लोगों ने निर्णय दिया। और निर्णय में क्या कहा गया यह सुनिए। निर्णय में यह कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को गलती से सजा दी गई मृत्युदंड की, तो यह न्यायपालिका के द्वारा की गई हत्या होगी, यह जुडिशियल मर्डर होगा। इसलिए जिस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी गई है, वह व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है और उस पर सुनवाई होगी, ठीक है ना। ऐसा कहने का मतलब क्या था? 1980 में ही एक केस आया था, मारू राम बनाम भारत संघ। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब मृत्युदंड की सजा दी जाती है, देखिए कैसे बदलेगा मुद्दा। जब मृत्युदंड की सजा दी जाएगी, राष्ट्रपति उस मृत्युदंड की सजा को मान्य करेंगे, क्षमादान की खत्म हो जाएगा, तब भी न्यायपालिका में उसकी समीक्षा होगी। तो सामान्य जो जानकारी है कि राष्ट्रपति ने निर्णय दे दिया तो नहीं कुछ होगा, वह फिर से सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और यह देखा जाएगा कि राष्ट्रपति ने किस भावना से अपना निर्णय दिया है, ठीक है ना। और यदि यह सिद्ध हो गया कि राष्ट्रपति किसी दुर्भावना से पक्षपातपूर्ण तरीके से ऐसा करते हैं, किए हैं, तो उस पर पुनर्विचार हो सकता है ना। अन्यथा यह न्यायिक हत्या होगी, जुडिशियल एरर होगा, ठीक है। यहां पर जो न्यायाधीश से मैंने रंगनाथ मिश्रा बोला था, आर.एस. पाठक नाम है उनका, आर.एस. पाठक, राम स्वरूप पाठक नाम था उनका। तो उन्होंने ऐसा निर्णय दिया था। लेकिन इससे प्रभावित हुए बगैर आप अपना ब्रेक लें और 2-4 मिनट में हम फिर आगे बढ़ते हैं मृत्युदंड को लेकर। चलिए, तो मृत्युदंड के संबंध में केहर सिंह के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा और मारू राम बनाम भारत संघ के केस में क्या हुआ, यह मैंने आपके सामने रखा था। इसके पहले बच्चन सिंह और मच्छी सिंह, इनका केस था। इसके बाद न्यायपालिका ने समय समय पर मृत्युदंड से संबंधित कुछ मुद्दों को स्पष्ट किया और वह बताने के बाद मैं लिखवाता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी गई है और वह राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना करता है, तो उसे यह स्पष्ट तौर पर मालूम होना चाहिए कि उसका यह अधिकार नहीं है। जब अन्य सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं, तब क्षमा का एक अवसर मिलता है। तो क्षमा प्राप्त करना कोई अधिकार नहीं है, यह स्पष्ट हो, ठीक है ना। इसलिए राष्ट्रपति के निर्णय पर, इस आधार पर कि वह उसका अधिकार है,
गलत होगा यह दावा करना, और राष्ट्रपति अपना निर्णय ले सकते हैं। दूसरी चीज कि जब कभी भी राष्ट्रपति कोई निर्णय लेते हैं तो राष्ट्रपति के पास समय सीमा का प्रतिबंध नहीं है, कोई बंधन नहीं, ठीक है ना। और मृत्यु दंड से संबंधित जब क्षमा याचना आती है राष्ट्रपति के पास, तो वह असीमित शक्ति, समय शक्ति लेकर, यानी समय कोई निर्धारित नहीं है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 3 वर्ष, वह अनिश्चित शक्ति के साथ, समय शक्ति के साथ अपना निर्णय लेते हैं, ठीक है ना। और इस आधार पर मृत्यु दंड के संबंध में कोई भी निर्णय का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, उदाहरण आपको दे रहा हूं। कुछ ऐसे मुकदमे हुए जो 1991 के निर्णय से संबंधित थे। अब समय देख करके उदाहरण आपको दे रहा हूं, बस उदाहरण समझिए। 2001-2 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, 2011 के समय में राष्ट्रपति ने निर्णय दिया, और 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के निर्णय पर अपना निर्णय दिया। तो अपराध 91-92 में हो रहा हो और अंतिम निर्णय 2013 में आ रहा हो, समझ रहे हैं, इतना लंबा समय। तो इसको मानवाधिकार का उल्लंघन बताया जाए या नहीं बताया जाए, यह मुद्दा था देविंदर सिंह के केस में। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समय के आधार पर राष्ट्रपति के लिए निर्णय लेने की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः राष्ट्रपति ने जो निर्णय लिया है उसको बदला नहीं जा सकता। और जो पुनर्समीक्षा याचिका यहां पर आई थी उसको भी क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण बदल गया 2015 में, और पी सथा शिवम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ के केस में यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति ने अनावश्यक रूप से ज्यादा समय लिया है, राष्ट्रपति ने अनावश्यक रूप से ज्यादा समय लिया है, इसलिए यह मानवाधिकार का उल्लंघन है और मृत्यु दंड की सजा को कम कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कर दिया, मृत्यु दंड की सजा को कम कर दिया। और यहां से एक संदेश गया, बताया जाता है कि राष्ट्रपति भी ध्यान में रखें, मृत्यु दंड की सजा पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निर्णय दें, क्योंकि एक व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाना कि उसे मृत्यु दंड मिला है और उसके मृत्यु दंड की सजा को क्रियान्वित करने पर प्रतिदिन प्रतिबंध लगाकर निरंतर आगे बढ़ाते जाना मानसिक प्रताड़ना है। मान लीजिए कि किसी को मृत्यु दंड मिलना है और रोज वह इसी इंतजार में है कि आज मिलेगा या कल, तो यह एक मानसिक प्रताड़ना है। इसलिए तत्काल प्रभाव से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निर्णय दिया जाए, ताकि या तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए या न दिया जाए, इसके संबंध में निर्णय हो सके, ठीक है ना। तो एक सामान्य स्थिति थी, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया। एक केस है अशोक हुर्रा, अशोक पहले भी बताया होगा, अशोक हुर्रा रूपा हुर्रा का केस 2003 का केस। उसमें एक शब्द जोड़ दिया गया, उपचारात्मक याचिका। कौन सा? उपचारात्मक याचिका, यानी क्यूरेटिव पिटीशन। अब यह उपचारात्मक याचिका क्या होती है कि जब सभी तरह से रास्ते बंद हो जाएं तो न्यायपालिका में उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन, किस बात को लेकर
कि न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है संभवतः हुआ गलत है, उसको फिर से एक बार देख लिया जाए और यदि कोई गलती हो तो उसको ठीक किया जाए। ठीक है ना। और इस उपचारात्मक याचिका के आधार पर न्यायपालिका को अंतिम निर्णय देने का अवसर मिलता है। अंतिम बात, अगर मान लें कि किसी एक अपराध के लिए 4 लोगों को सजा मिली है एक साथ, जैसे निर्भया केस में, तो उसमें इतना लंबा समय क्यों लगा? ये सब कानूनी कमजोरियां हैं कि अगर एक दिन यह सजा दी गई है, व्यक्ति राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए जा रहा है, तो एक आदमी अगर अप्रैल के महीने में गया और दूसरा अप्रैल के अंतिम दिन में या मई के महीने में गया, दोनों के लिए राष्ट्रपति का निर्णय विलंब से आएगा, लेकिन सजा एक ही साथ मिलनी चाहिए, इसलिए वह क्या होता जाएगा? विलंब होता जाएगा। और इसने फिर एक याचिका दायर कर दी, उसके बाद इसने याचिका दायर कर दी, तो जब तक वह सभी याचिकाएं समाप्त नहीं हो जाती तब तक सभी को एक साथ सजा नहीं मिल सकती, और यह बहुत बड़ी समस्या है। तो मृत्यु दंड तभी दिया जाता है जब वह पूरी तरह से संतुष्टि हो जाती हो और कोई भी मुकदमा किसी भी व्यक्ति का कहीं पर भी लंबित नहीं होता हो। लेकिन जब निर्भया हत्या का बलात्कार केस में चारों को फांसी की सजा दी गई, तो न्यायपालिका ने यह कहा कि अब, वह शब्द मैं बोल रहा हूं आपको, कि अब बस करें, यानी कि अब मृत्यु की सजा देने का मार्ग प्रशस्त कीजिए, अब व्यवधान मत डालिए। क्यों? इसलिए कि उन 4 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमे पर निर्णय अभी भी एक न्यायपालिका में लंबित था। तो जब तक उस न्यायपालिका का निर्णय नहीं आ जाता कानूनी तौर पर, तब तक व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा नहीं मिल सकती। लेकिन दिया गया और न्यायपालिका ने कहा कि अब जो कानूनी कमजोरियां हैं उसका लाभ न उठाया जाए, बल्कि बहुत विलंब हो चुका है, इस पर निर्णय लेने दिया जाए। और तभी संबंधित अधिवक्ता ने कहा था कि सरकार इनके खून की प्यासी है, इसलिए नहीं कि अपराधी को बचाने का प्रयास था, बल्कि इसलिए कि अभी पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है। वह एक पेशेवर अधिवक्ता के नाते उस वक्तव्य को सामने ला रहा था कि जब तक सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक मृत्युदंड दिया नहीं जा सकता भारत में। और ये सारी प्रक्रिया इसलिए बता रहा हूं कि भारत में इतना सरल नहीं है किसी को मृत्युदंड दे देना। एक लंबी प्रक्रिया चलती है। सबके सामने अजमल अमीर कसाब ने जो हिंसा की या जो आतंकवादी घटना हुई, उसमें भी एक लंबा समय लगा। तो भारत जैसे देश में यह सरल नहीं है कि मृत्युदंड दिया जाए। और दूसरा कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है वह ब्रिटेन या पश्चिमी देशों की तरह नहीं है कि मृत्युदंड की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। इसलिए जब भी इस तरह का निष्कर्ष लेना होता है तो यही कहा जाता है कि भारतीय संविधान के सिद्धांतों, आदर्शों, उसकी नैतिकता और उसके प्रावधानों के प्रकाश में संविधानविदों और न्यायविदों के द्वारा उचित मंच पर बहस करके संबंधित निर्णय लिया जाना चाहिए जो राष्ट्रहित और समाज हित में उचित हो। एक विद्यार्थी के नाते न तो आपको इसका समर्थन करना है, न ही उसका विरोध करना है, बल्कि संविधान के आधार पर जो उचित प्रावधान हो वह उचित प्रावधान स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो जो आज भी प्रावधान है वह न तो मृत्युदंड को सरल बनाता है, न ही मृत्युदंड को असंभव बनाता है। ठीक है। तो दोनों में से कोई भी सरलीकरण हमने स्वीकार नहीं किया है। ठीक है। और राष्ट्रपति जो देश का राष्ट्र प्रमुख है उसको एक शक्ति दी है कि हर परिस्थिति में वह क्षमा
दान की शक्ति रखता है, और जहां पर भी अन्याय होगा अंतिम अवसर उसके पास होता है उस अन्याय को रोकने का। क्लियर हुआ? लिखिए इसको। क्षमा दान के माफ कीजिएगा, मृत्यु दंड के संबंध में